नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे आज के जो विषय रहेंगे। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में और बात होगी मूंगफली की खेती के प्रबंधन की, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. सिंह जी, आप अध्यक्ष हैं फल विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर हीरालाल जी, आप सहायक कृषि अधिकारी हैं कृषि विभाग अलवर राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हेलो किसान में। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। क्यों इसे आखिर अभी का जो समय चल रहा है माना जाता है कि उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कि हमारे जो किसान हैं प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान करें। क्या वाकई रासायनिक खेती जो है उसको ज़्यादा इतनी तरजीह दे दी गई? इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर सिंह आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जो फसल थी उपज भी हमें बढ़ानी थी। क्या यही एक वजह है कि रसायन का भी उसी तर्ज पर इस्तेमाल किया गया जितना कि हम चाहते रहे कि फसल की उपज हमारी अधिक हो सके? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि रासायनिक खेती जो हम लोगों ने बीच में शुरू किया था, उर्वरक आ गए और इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा किस्में को हम लगाना शुरू किया जो उत्पादन में तो दे गई, हमारे को अनाज का भंडारण तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये देगा कि जो धरती से दोहन शुरू किया या पानी की बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसका यूज़ करना शुरू किया, तो इससे हुआ ये कि भूमि दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया, हमारा उत्पाद दूषित हो गया जिसमें रेसिड्यू बहुत ज़्यादा आने लग गई और साथ ही जो बाजार में जब ये जाने तो लोग बीमार पड़ने लगे। तो ये कुप्रभाव सारे समाज पे, सारे एनवायरनमेंट पे देखा गया और यही वजह है कि हमें वापस उसी खेती पद्धति पे उतरना है जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे और वो सदियों से कर रहे थे, उसमें कोई हानि नहीं थी। लेकिन हमें चूंकि खाद्यान्न चाहिए थे इसलिए हम लोगों ने रासायनिक खेती पे मूव किया, लेकिन धीरे धीरे जहां तक हो सके जिन क्षेत्रों में हम ये कर सकते हैं, जिन जो कास्ट है जो मैं कहूं तो उद्यानिक फसलों में तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है कि जहां जिन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर के राज्य है, हिमालय के राज्य है हमारे, तो यहां तो हम ऑलरेडी इसको कर रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि इन क्षेत्रों में अगर इसको बढ़ावा मिलता है तो यहां से जो उत्पाद आएंगे बाजार में निश्चित उनके जो भाव अच्छे मिलते हैं और साथ ही हमारे जो लोग हैं इन्हें खाने के लिए एक मैं कहूं तो ये बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल कीटनाशक मुक्त जो उत्पाद होंगे, इससे हमारे लोग भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी भविष्य की जो पीढ़ी रहेगी वो भी अच्छी रहेगी। तो देखना यह है कि ये प्राकृतिक अगर खेती पे हम जाते हैं तो देखना यह भी है कि किसी में लागत कैसे करूं। जो मेन जो कॉज था, जो कॉस्ट को ऐड करता था, उसमें बीज है, खाद, उर्वरक, कीटनाशक और पानी। तो इनमें से अगर इनको हम कीटनाशक और ये दोनों जो रासायनिक चीजें हैं इन्हें हम काटते हैं तो कम से कम 60-70% जो है खेती में जो लागत आती है उसे काट पाते हैं। और यही वजह है कि सीमांत किसान है, जो भूमिहीन है, जिनके पास कम जोत है, तो वहां इन पद्धतियों को पुनः उस पे वापस जाना ही हमारा एक विकल्प है और कोशिश करें कि धीरे धीरे जिन क्षेत्रों में ये होता है वहां जरूर आगे बढ़े। और जैसा कि कई राज्य है जो कर्नाटक के है, केरला है, मैं देखा उत्तर लगातार प्रदेश आगे है, बढ़ भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की हम बात बढ़ रहा है जी। तो देखिए किस तरीके से लगातार जो प्राकृतिक खेती है इसका रकबा जो है धीरे धीरे बढ़ भी रहा है और ज़रूरत यही कि जो किसान है इसको समझें किस तरीके की पद्धति और इसकी शुरुआत वो एक भले ही छोटे से क्षेत्रफल में करें लेकिन इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस बारे में और विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती जमीन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है।
लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती वरदान है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। इसके अलावा अक्सर मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। बता दें कि किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा है। तो जाना आपने किस तरीके से हर तरीके से फायदे का सौदा साबित हो रही है प्राकृतिक खेती। इस बारे में और विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन आज इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मूंगफली की फसल में प्रबंधन की भी। यहाँ आपसे जानकारी लेना चाहेंगे डॉक्टर हीरालाल जी, किस तरीके से अगर मूंगफली की बात की जाती है और खासतौर से तिलहन को अगर हम पहले देखते हैं तो इस बार वहाँ भी रिकॉर्ड उपज अनुमानित है, और मूंगफली की जब उसमें योगदान की हम बात करते हैं उस लिहाज से देखा जाए तो कितना जरूरी कि जो इसका प्रबंधन है वो सही समय पर हमारे किसान करें। जी किसान भाइयों, जो मूंगफली फसल है वो भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है, लेकिन जो उत्पादन की दृष्टि से वो द्वितीय स्थान पे है। अब उत्पादन की दृष्टि से भी हम प्रथम स्थान पे कब बनेंगे, जब उसमें मूंगफली की फसल में उन्नत तकनीकों का उपयोग करेंगे। उन्नत तकनीकों में आता है अपना सबसे पहला आता है मृदा, इसके अलावा दूसरा आता है बीज, और तीसरा संतुलित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना, और सही समय पे कीट एवं व्याधियों का नियंत्रण करना। इन सभी चीज़ों का समेकित अगर प्रबंधन करेंगे तभी अपन मूंगफली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और मूंगफली की फसल एक ऐसी फसल है जो तिलहन और दलहन दोनों प्रकार के इसमें गुण पाए जाते हैं। जी, मूंगफली की फसल में तेल की मात्रा 45 से 50% तक पाई जाती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा 25 से 27% पाई जाती है। इसके अलावा जो मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, वो 18.5% तक इसमें पाया जाता है। जबकि जो अंडा और दूध है, दोनों को मिलाकर जो पोषक तत्व है वो अकेली मूंगफली की फसल से प्राप्त किया जा सकता है, और मनुष्य के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। बिल्कुल कई फायदे हैं यानी मूंगफली की खेती करने के। तो ना सिर्फ देखिए सेहत के लिए तो लाभकारी है, लेकिन हमें आर्थिक रूप से और ज्यादा लाभ इससे मिल सके, इसके लिए भी कई ऐसी हम कह सकते हैं सावधानी है जो हमें अपनानी होगी, और वही प्रबंधन कार्य है। उसके बारे में और विस्तार से हमारे जो विशेषज्ञ उनसे हम आपको जानकारी यहाँ आज लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। अच्छी पैदावार के लिए फसल का प्रबंधन जरूरी होता है। जिन किसानों ने इस समय मूंगफली की फसल लगा रखी है वो उसमें प्रबंधन का काम करें। मूंगफली की फसल में बुआई के 35 से 40 दिन पुष्पावस्था से पेगिंग के होते हैं। इस समय पर पानी की कमी होने पर मूंगफली की उत्पादकता काफी कम हो जाती है, इसलिए इस समय अगर बरसात नहीं होती तो सिंचाई की व्यवस्था करें। इस समय अगर पेगिंग हो गई है तो पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का काम करने से फलियों का विकास अच्छा होता है और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। इस समय सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन की कमी दिखने पर 0.2% बोरेक्स के घोल का इस्तेमाल करें। इसी तरह जिंक की कमी होने पर 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। मूंगफली फसल बोने के 40 दिनों बाद इंडोल एसिटिक एसिड 0.7 ग्राम को अल्कोहल में घोलें और 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। फिर एक सप्ताह बाद 6 मिलीलीटर इथेनॉल को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मूंगफली की पैदावार 17 से 27% तक बढ़ जाती है। मूंगफली के टिक्का रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल पर जिंक मैग्नीज कार्बामेट 2.0 किलोग्राम या जिनेब 75% की 2.5 किलो दवा प्रति हेक्टेयर की मात्रा में 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। ध्यान रखें कि किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने किस तरह का प्रबंधन जो है वो हमें अपनाना चाहिए जब हम मूंगफली की खेती करते हैं, और खासतौर से जो प्रबंधन है डॉक्टर सिंह अगर देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो शायद यहाँ पर ना सिर्फ जो प्रबंधन है वही अगर हमारे किसान सही ढंग से अपनाएं तो बाकी जो और लागत उनकी बढ़ती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल। अभी देखें तो अगर हमारी परंपरागत जो खेती थी उस पद्धति में सभी चीज उसी फार्म पे उपलब्ध होते थे, हमारे घरों में उपलब्ध होते थे, और वहाँ देखा जाए तो सारी चीजें थी हमारे पास। और यही वजह है कि जब हमें इस पे वापस सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ खेत में हम उसमें जो 5 प्रिंसिपल है उसमें जो कि जुताई बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी होती है, खरपतवार उसे हटाना नहीं है, उसे सहयोगी, फिर उसको वीड फ्री, ऐसा केमिकल तो कतई नहीं यूज़ करना है, कीटनाशक बिल्कुल नहीं है, और पौधों की काट छाट, वहाँ पेड़ भी जरूर रहे जिससे कि पेड़ जो है मिट्टी को रोकता है। तो इस तरह से जो है आप जो मिट्टी का जो कटाव है इसे भी रोक सकते हैं। जो पानी वहां हो रहा है उसी को लेना है, और उसमें जो केचुए हैं वही आपका काम करते हैं, जो मिट्टी में उर्वरक सारी क्षमता बढ़ाते हैं। धीरे धीरे जो पत्तियां गिरती हैं वो सड़कें मिल जाती हैं। साथ ही देखा गया है कि अब किसान जो है, जो देसी गोवंश है, उनका जो गोबर है, गोमूत्र है, नीम की फलियां हैं, उनकी पत्तियां हैं, मदार है, ये इत्यादि का जो उपयोग जो उसको अर्क बना के जो है कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं, ये सारी चीजें कर सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है देसी किस्मों का सबसे ज्यादा महत्व है कि देसी किस्मों को अगर लगाते हैं वो बाय नेचर उसमें ज्यादा मैं कहूं उर्वरक और इनकी जरूरत नहीं होती है, या कीटनाशक बहुत छिड़काव नहीं करना होता है। तो देखें कि इस तरह की जो पद्धति है ये अपनी उत्पादन क्षमता को इस तरह से मेंटेन करती हैं, और साथ ही जो इसमें जो उत्पाद होता है इसकी गुणवत्ता में बहुत बढ़िया है, उसकी सुगंध भी अच्छी है, कलर भी बहुत निखर के आता है, और ये बाजार में कम से कम मैं कहूं तो 30 से 40% ज्यादा उसमें कीमत किसानों को मिल पाता है। जी बिल्कुल। देखिए प्राकृतिक रूप से ना सिर्फ जो कुदरती गुण हैं वो हम मान सकते हैं कि हमारा, अगर हम बागवानी कर रहे हैं तो कोई भी जो फल अगर लगा हुआ है उसमें वो गुण आ जाते हैं, लेकिन आवश्यकता यही कि इसमें अब धीरे धीरे हमारे जो किसान हैं वो अपना रुझान बढ़ाएं, क्योंकि इसके जरिए उनकी लागत जो है वो कम हो सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर हीरालाल जी आपसे भी समझना चाहेंगे, जो किसान मूंगफली की खेती करते हैं वो किस तरीके से शुरुआत में प्रबंधन के जरिए अपनी लागत को बचा सकते हैं। जी किसान भाइयों, जो मूंगफली की उन्नत प्रबंधन तकनीक है उसमें लागत को बचाने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अपने खाद उर्वरक डालते हैं, खाद उर्वरक देते हैं तो वो अपने संतुलित जांच के आधार पर ही देना चाहिए। जैसे अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही जितनी आवश्यकता है मिट्टी को उर्वरक की, उतना ही अपने खेत में खाद उर्वरक डालना चाहिए। अनावश्यक खाद उर्वरक डालने से मिट्टी भी खराब होती है और लागत भी अधिक आती है। इसके अलावा जो बीज है, बीज का सोर्स है वो अच्छे सोर्स से खरीदना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने जो रजिस्टर्ड फर्म है, प्रमाणीकृत संस्था है, वहीं से अपन को बीज खरीदना चाहिए और उत्तम क्वालिटी का बीज खरीद कर खेत में लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर सही समय पर मूंगफली के अंदर बहुत सारी जो कीट व्याधियां लगती है उनका नियंत्रण नहीं किया तो भी लागत ज्यादा आती है। तो उस कीट व्याधियों को नियंत्रण पाने के लिए समय पर सही समय पर नियंत्रण करना जरूरी है और अपनी लागत पे कमी कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से अगर निगरानी भी हम रखेंगे तो कम से कम जो आपके कीट अगर उसमें नजर आते हैं, किस तरह का रोग नजर आता है, समय से अगर आपने उसकी रोकथाम कर ली तो आप मान सकते हैं कि आपकी लागत जो है वो बच सकती है, वरना आगे चलकर ये और भी ज्यादा कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा है वो बढ़ सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नंद स्वरूप जी, खाली होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए जिसमें हमारी जो मूंगफली हमें अधिक पैदावार दे सके, क्योंकि ये जमीन के अंदर फलने वाली हमारी फसल है। जी चलिए डॉक्टर हीरालाल जी, ये जानना चाह रहे हैं कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं कि मूंगफली की अगर खेती करते हैं तो जो मृदा है वो किस तरह की हमें रखनी चाहिए जिससे अच्छी उपज जो है वो हमें मिल सके। जी, मिट्टी के अंदर जो मिट्टी की दशा है वो अच्छी दशा होनी चाहिए और मिट्टी हमेशा बलुई मिट्टी होनी चाहिए, उसमें मूंगफली की पैदावार अच्छी मिलती है। और जो ऐसी मिट्टी है जहाँ पानी भरा हुआ रहता है वहाँ जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं है वहाँ उस मिट्टी के अंदर तो जड़ गलन रोग होने की आशंका रहती है। इसलिए ऐसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी ठहरता नहीं हो। अगर पानी ठहरता है तो वहाँ जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर अपने उसमें अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर लाल जी, जो हमारे किसान हैं अगर समय से अगर इसकी बुआई नहीं कर पाते तो जो इसका पछेती भी कुछ ऐसी किस्में हैं क्या जिनकी बुआई वो कर सकते हैं? जी किसान भाइयों, बहुत सारी ऐसी किस्में हैं। ये मूंगफली 2 प्रकार की वैरायटी होती है, एक तो होती है फैलने वाली, एक होती है गुच्छेदार। फैलने वाली में बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे एक तो GG20 है, GG10 है। इसके अलावा जो बंस टाइप में है, बंस टाइप में आती है अपने HNG10 है और राज मूंगफली 3 है। इन मूंगफली को अपने पछेती बुआई के रूप में भी काम में ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए
किस तरीके से जो अलग अलग किस्में हैं उनका चयन आप कर सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर सिंह, अगर देखा जाए, जैसा कि अभी डॉक्टर हिलाल जी ने भी हमें बताया कि जो प्रबंधन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारी फसल में किसी तरह की जो बीमारी आ जाती है, कीट आ जाता है, तो इसके विकल्प के तौर पर प्राकृतिक खेती जो है शायद सबसे पहले पायदान पर हमें नजर आती है। जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती में जो भी संसाधन है वो आप ऑन फार्म ही जनरेट करते हैं, और जैसे कि रोग लग रही हैं तो उसमें जो है जो कॉपर जो है अगर ये हम डालते हैं तो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो इसकी मान्यता है, लेकिन जो अर्क है, पौधों का अर्क होता है, जैसे नीम की फली का है, करंज का है, ये इत्यादि का अर्क लेके उसको हम यूज करते हैं। या कीट लग रहा है तो नीम की फली का तेल जो है उसे हम लगाते हैं। इसी तरह जो है गौमूत्र है, कई अर्क इसके जो भी हैं उसको भी हम लगाते हैं। साथ ही देखा जाए तो जैसे जो जड़ में जो है कुछ अगर रोग आते हैं तो वहाँ जो पत्तियां सारी हैं वो जो सड़ गल जाती हैं, उससे ढेर सारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो एनरिच होता है। और अर्थवर्म जो केचुए जो हमारे जो किसान के सबसे बड़े साथी हैं, ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। और जो पत्तियां जब सड़ती हैं तो उससे जो उर्वरता जो इन मिट्टियों में आ जाती है, जिससे कि पौधे सुदृढ़ होना शुरू होते हैं और उसमें जो सूक्ष्म तत्व है वो इत्यादि उनको उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। इससे पौधे हृष्ट रहेंगे। और साथ ही हमें ये देखना है कि जो मॉइस्चर, जो बारिश हो रही है, जो हल्के से जो उसमें सिंचाई के जो ये बिल्कुल उसे रोकना है। उसे बिल्कुल अगर वो पौधा ग्राउंड कवर है, जैसे मल्चिंग का काम करता है, तो मल्चिंग है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। जितना हो सके मॉइस्चर को रोकें जिससे कि पौधे की बढ़वार में हो वो बिल्कुल व्यर्थ ना जाए। जी, यानी देखिए जो नमी की मात्रा है वहां पर वो आपको आगे काम आ सकती है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और आवश्यकता यही कि ना सिर्फ जो आधुनिक कृषि में आप आजकल जितनी जानकारी देखते हैं, सीखते हैं, उसका उपयोग भी आप प्राकृतिक खेती के साथ कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ जानने की, और वही जानकारी लगातार आपको हेलो किसान के माध्यम से हम दे रहे हैं। फिलहाल जानकारी का ये सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, और साथ ही मूंगफली की फसल में किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। मोहनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, मोहनलाल जी। डॉक्टर है? हेलो, हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मूंगफली में जारी जो जो उनको मतलब की दवाई चढ़ती वो न जाए, मतलब मूंगफली जड़ गलन जारी, मतलब मूंगफली में जड़ गलन हो रहा है? हाँ, जड़ गलन हो रही है जी बिल्कुल। किस तरीके से यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर हिलाल की जो समस्या आ रही है जड़ गलन की, कैसे इससे निजात पा सकते हैं किसान? जो मूंगफली में जो जड़ गलन आ रही है इसको अपने काली जड़ रोग भी बोलते हैं। ये जड़ गलन जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ सबसे ज़्यादा ये जड़ गलन की समस्या आती है। इसके लिए अपने को सबसे पहले बीज उपचार कर देना चाहिए। ट्राइकोडर्मा जो ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है उसका अपने 5 से 6 ग्राम
प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके बोना चाहिए। ये तो था बीज उपचार करने के समय। लेकिन अब जब आ रही है उसके अंदर अपने टेबुकोनाजोल जो दवाई आती है, टेबुकोनाजोल दवाई का 1.5 ml 1.5 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल के पूरे खेत में स्प्रे कर देना चाहिए और यही स्प्रे 10 दिन बाद दोबारा दोहराना चाहिए। इस प्रकार से अपना ये जड़ गलन में रोकथाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ जड़ गलन बल्कि अभी का जो समय चल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं बारिश के बाद कभी कभी जो पानी है ज़्यादा जमा हो जाता है, तो जड़ गलन और उसके साथ ही क्या जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी आने की आशंका रहती है फसल में? जी, अभी वर्तमान समय में मूंगफली की बुआई हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। अब वर्तमान में जो मूंगफली में बीमारी चल रही है वो है टिक्का डिजीज। टिक्का डिजीज 2 ऐसी डिजीज है जो कवक के द्वारा होती है। एक तो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, एक होता है सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला। 2 फफूंदों के द्वारा ये बीमारी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले शुरुआती स्टेज में जो पौधे की जो निचली पत्तियां होती है, नीचे की पत्तियों के अंदर होता है भूरे रंग के स्पॉट्स बन जाते, धब्बे बन जाते हैं। अगर ये रोग जब उग्र लेता है तो ऊपर वाली जो पत्तियां हैं उनके ऊपर भी भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसलिए जो टिक्का डिजीज है इसकी रोकथाम के लिए अपने को एक दवा आती है प्रोपिकानाजोल, उस दवा का आधा ml दवा 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देना चाहिए। अगर प्रोपिकानाजोल दवा नहीं मिलती है तो अपने मार्केट में मेनकोजेब नाम से जो दवा आती है उस मेनकोजेब दवा का 2 किलोग्राम दवा का 1000 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर देना चाहिए। अगर ये बीमारी और उग्र रूप ले चुकी है, अर्थात अगर पूरे डंठल निकल चुके हैं, तो इसके अंतर्गत अपने को ये छिड़काव अपने 2 बार कर देना चाहिए हर 15 दिन के अंतराल पर, तब इसमें अपने नियंत्रण पा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए जो नियंत्रण है किस तरीके से वो आप इसमें कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं पठानकोट से, केवल किशन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी मैं नमस्कार। जानकारी लेना चाहता हूँ जी कि जैसे हमारे घरों में क्रॉस ब्रेड गाय होती है, देसी तो नहीं होती है, क्रॉस ब्रेड होती है, तो क्या उनका गौमूत्र डाल के हम लोग प्राकृतिक खेती में कीड़ों मकोड़ों का कंट्रोल नहीं कर सकते? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर सिंह क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसा कि आपने पूछा कि क्रॉस ब्रेड गाय, हॉस्टन फ्रीजर, ये सब जो गाय हैं इनके आप इनके गोबर या गौमूत्र ले सकते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल मनाही है। अगर इस पद्धति पे आपको जाना है परंपरागत खेती में तो आपने देसी गाय ही लेना है, साहिवाल हो या और कोई ब्रीड हो, जो देसी और प्योर मिले तो बहुत ही बढ़िया। भले वो दूध ना देती हो लेकिन गौमूत्र और गोबर उससे प्राप्त होता है, जिसका उपयोग इसमें करना है। और यही वजह है कि जो चर के जो अपना ये तैयार करती हैं और दूध हल्का भी दें कोई बात नहीं है, लेकिन जो उससे ये गोबर और गौमूत्र प्राप्त होते हैं इसे लेकर जो है उस खेत में हम डालते हैं तो उसकी जो उसमें जो गुणवत्ता है जो उसकी बहुत ज्यादा है। उसमें जो हम कहते हैं सूक्ष्म जीव उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, करीब 3 से 4 गुना देखा गया है कि जो आप जो मैं कहूँ डेयरी फार्म में जो होते हैं, जो चारा खाती हैं, उन्हें तिलहन और ये सब चाहे कि जो खली मिलती है उसके बाद जो उसे प्राप्त होता है उससे कई ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी आप इस परंपरागत खेती में जाते हैं तो आपको देसी ही ब्रीड लेनी है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ डॉक्टर सिंह जो हमारे अगर छोटे और सीमांत किसानों की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अमूमन शायद 1 या 2 पशु सभी हमारे जो किसान हैं रखते भी हैं, तो क्या वो छोटे स्तर पर ही सही लेकिन इसकी शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, छोटे से अगर जोत छोटी है तो उनके पास कई है। मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि वहां पे अगर गोवंश है तो नस्लें अगर नहीं है तो झारखंड जैसे राज्य में जहां छोटे जोत मिले हुए हैं वहां पे लोगों ने बकरियां पालन शुरू कर दी हैं। इस तरह के कई भेड़ रखना शुरू किया है, जिससे कि उन्हें ये पता है कि जो भी उसके जो कहूं तो गोबर है या और चीजें निकलती हैं ये जमीन में कहीं ना कहीं उर्वरता बढ़ाती हैं। और ये देखा गया है कि वो ये अब इसे मैं कहूं तो प्राकृतिक खेती में इसको एक रूप मान लिया है कि इसे ये भी हमें अपनाना ही है। उन्होंने जो चाहे धान हो या सब्जियां हैं या औद्यानिक फसलें हैं जरूर लगाया हुआ है, लेकिन साथ साथ वो भी देखते हैं कि जो भी ये हमारे छोटे जानवर हैं इन्हें लगा के उसका जो है फल ले सके, क्योंकि उनसे उनके बाग में या उसके खेत में उसकी उर्वरता में बहुत गुना सुधार होता है और इसलिए एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक जब हम बात करते हैं तो फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राम प्रसाद जी जुड़े हैं हिसार हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका राम प्रसाद जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। अभी मूंगफली के बारे में, मूंगफली की पैदावार के बारे में जानना
मूंगफली की पैदावार कितनी हो सकती है, क्या मूंगफली हो सकती है? नहीं, आप जानना चाह रहे हैं कि मूंगफली की पैदावार कितनी हो सकती है अगर हरियाणा में उसकी खेती की जाए तो? हाँ, हरियाणा में क्या हिसार जिले में मूंगफली हो सकती है? चलिए, हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं और किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं डॉक्टर हीरालाल जी? जी, अगर मूंगफली का उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन, और इसमें सही तकनीक अपनाते हैं तो लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंगफली का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जो उत्पादन है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता यही कि सबसे पहले आपका जो क्षेत्र है वहाँ जलवायु के अनुसार कौन सी किस्म है जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है, इसकी आप जानकारी लें और उसके बाद जो सही प्रबंधन है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। साथ ही डॉक्टर सिंह, हम बात कर रहे थे किस तरीके से प्राकृतिक खेती से जुड़कर हमारे जो किसान हैं अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब अगर किसान प्राकृतिक खेती भी करता है और उसके बाद जब उत्पाद मिलता है उसके बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो 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 जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मांगन जी सर, बोल रहे थे कि प्राकृतिक खेती करने के लिए किस तरह से शुरुआत करना चाहिए? चलिए, बिल्कुल, मैं भी यही जानने का इच्छुक हो रहा था हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे। डॉक्टर सिंह, अगर शुरुआत की जब हम बात करते हैं कैसे की जाए और उसके बाद अगर हमारी फसल तैयार हो जाती है, उत्पाद आता है, तो उसका प्रमाणीकरण कैसे करा सकता है किसान? बिल्कुल मांगन कुमार जी, आपने बिल्कुल एकदम मतलब मैं कहूं तो जो मेरी मुंह की बात छीन ली। जैसा कि आप चाहते हैं कि अगर आप प्राकृतिक खेती में किसी भी जोत को लेना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे पहली जो जरूरत पड़ती है वो है सर्टिफिकेशन की, और यहाँ जो है अपेडा के उनसे जो सर्टिफाइड जो सेंटर्स हैं या उनके जो एजेंसीज बनाए गए हैं उन्हें बताना पड़ता है कि ये जोत है, ये नंबर है, ये इसके नाम पे बट्टा है और ये इस पे मुझे करनी है। साथ ही ये देखना है कि उसके साथ साथ सारी जो बंड जो होती है, जो मेड़ ऐसी हो कि बगल के खेत में जहां पे वो बिल्कुल नॉर्मल खेती कर रहे हैं, कीटनाशक इत्यादि डाल रहे हैं, तो उसका पानी उस खेत आप वाले खेत में ना आए, ये आपको बिल्कुल देखना है। क्योंकि बिहार जैसे क्षेत्र में जहां बाढ़ अक्सर आती है वहां पे ऐसे भी लोग मैं देखूं तो जो गंगा की दोमट है और उसकी सहायक नदियां हैं जिनकी दोमट है वहां पे आप कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको सर्टिफिकेशन कराना जरूरी है। और यहां ये देखते हैं कि जब सर्टिफिकेशन कराते हैं तो जहां उस खेत में आपने पहले से जो है रसायन को उपयोग में लाया हुआ होगा तो उसे निकालना है, ये करना बहुत जरूरी है जी। साथ ही उसमें जो भी बायो फर्टिलाइजर हैं, बायो एजेंट्स हैं, ये इत्यादि, और जो सड़ी गली पत्तियां उसी फार्म में जनरेट हुई हो उन्हीं को सड़ा गला के खाद बनाते हैं, उन्हें मिलवा देते हैं और उसमें मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम जुताई की जाती है जिससे कि बिजाई हो सके, सीधी बिजाई, और बिजाई के बाद जो उसमें फसल आता है उसमें जो है ग्रोथ आएगा, बकायदे सारी चीजें उसमें सही होंगी। अगर कीट या रोग दिखाई दे तो उसे उसी खेत पे जो अगर आपके पास उपलब्ध है नीम इत्यादि जो है मदार ये इत्यादि के अर्क हैं, इन्हीं का उपयोग करना है। चलिए, कोशिश करिए कि इस जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं पंकज त्यागी, जिला उत्तर प्रदेश जी। मेरा ये जो प्राकृतिक खेती है इसका प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? चलिए, ट्रेनिंग जो है क्या ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है? जी, अधिकतर किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डॉक्टर सिंह एक संशय रहता है कि इनमें आखिर फर्क क्या है, तो मैं चाहूंगा अगर आप इस बारे में भी हमें जानकारी दें। बिल्कुल 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 पंकज जी, आपका जो आपने पूछा है बिल्कुल किसी भी किसान के मन में आएगा कि अगर वो ऑर्गेनिक करता है और प्राकृतिक करता है इसमें अंतर क्या है। ऑर्गेनिक जैसा कि उसका नाम ही सुझाता है, उसमें सारी जो इनपुट आप डालते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कई उसके जो बीडी पेस्ट है और उसके बाद मैं कहूं तो उसमें कॉपर सल्फेट है, ये भी थोड़ी सी यूज होती है, बोन मिल है इत्यादि है, लेकिन इसके अंदर जो है सारी चीजें जो भी आप डालेंगे नेचुरल फार्मिंग में वो सिर्फ और सिर्फ उसी खेत पे तैयार की गई हो। और दूसरी बात मैंने बताया कि उसमें जुताई, इसमें हल्की जुताई करते हैं, इसमें बिल्कुल ही नहीं करते हैं, सिर्फ बिजाई सीधी अगर कर सकें तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। जहां तक हो सके केंचुओं को आपको बढ़ाना है मिट्टी में,
वही आपकी जो है किसान है जो खेत को जोतते हैं जी, और उसके साथ साथ जो उसमें मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक में है उसके ऑर्गेनिक जैसे नीम के तेल का अर्क है, नीम का तेल है, या पत्तियों का पानी है, करंज के केक का पानी है, ये सारी चीजें घुल के इसको जो हम यूज में लाते हैं जी, और कई बायोडायनमिक पेस्ट है, गौमूत्र है इत्यादि का वो यहाँ भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल उस खेत पे तैयार की गई चीज को ही लेना है। बिल्कुल। तो देखिए ये एक बड़ा अंतर है जिसका ख्याल हमें हमेशा भी रखना भी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ सतपाल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, हम अलवर जिले से हैं और यहाँ यदि मूंगफली की खेती करना चाहें जी, तो कैसा उत्पादन में होगा? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर हीरालाल जी क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी, मूंगफली अलवर ज़िले में अच्छा क्षेत्र है, अलवर की मिट्टी भी अच्छी है, लेकिन अपने अलवर ज़िले में यहाँ कीट ज़्यादा लग रहे हैं। कीट में मुख्य कीट जो अलवर ज़िले में अभी लग रहा है वो है सफ़ेद लट, और सफ़ेद लट का जब तक नियंत्रण सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक मूंगफली का उत्पादन नहीं प्राप्त कर सकते। सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए अपने को बरसात के समय इसका जो भृंग निकलता है ज़मीन के बाहर, उस भृंग का अपने इमिडाक्लोरपिड दवा के द्वारा 1 ml दवा का 17.8 SL नाम से आती है इमिडाक्लोरपिड, उसका 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोलकर पेड़ों पे स्प्रे करे, क्योंकि वो भृंग सीधे पेड़ों पे आक्रमण करती है। और दूसरा, जब फसल बो देते हैं तो फसल बुआई के समय अपने जो बीज उपचार करते हैं वो इमिडाक्लोरपिड 600 FS के नाम से दवा आती है, उसका अपने बीज उपचार करके ही खेत में लगाए। तीसरी, अगर फिर भी अगर सफ़ेद लट हो जाती है खेत के अंदर, सफ़ेद जिसको गिडार बोलते हैं, उसको नियंत्रण के लिए अपने को इमिडाक्लोरपिड 1 ml दवा 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल के अब स्प्रे कर दे, और इसके अलावा अगर स्प्रे न करे उसको तो मिट्टी में मिलाकर उसको बुरकाव कर दे, और बुरकाव करने के तुरंत पश्चात ऊपर से हल्का पानी चलाए, जिससे अपने उस पे सफ़ेद लट पे नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वर्तमान समय में अभी पौधों की बढ़वार तो ज़्यादा हो रही है लेकिन नीचे पैक्स कम बन रहे हैं, इसलिए पौधों की बढ़वार रोक के नीचे अपने पैक्स ज़्यादा बनाने हैं, तो बढ़वार रोकने के लिए एक रसायन आता है पेक्ट्राब्यूटाजोल, उस रसायन का 100 ppm घोल बनाकर अपने स्प्रे कर दें तो भी अपने पैक्स तो ज्यादा बनेंगे और बढ़वार ऊपर से हरापन कम हो जाएगा और उत्पादन अधिक मिलेगा। इस प्रकार से किसान भाइयों अलवर जिले में अपने अधिक मूंगफली का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो संतुलित मात्रा में कह रहे हैं और उसको एक आखिरी विकल्प के तौर पर रखें। उससे पहले भी कई और विकल्प हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं। इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है
परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और मूंगफली में किस तरह का प्रबंधन करके अच्छी उपज आप ले सकते हैं। दर्शक भी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ अरविंद प्रजापति जी जुड़े हैं बड़ौदा गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत आपका अरविंद जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार। मेरा सवाल है कि अपने जीवामृत बना है 200 लीटर में, दिखाई अरविंद प्रजापति जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी। मेरा सवाल है, ये जीवामृत बनाते हैं अपन 200 लीटर, मेरा कापूस का फसल है जी। अभी मेरा कापूस का फसल है तो उसके ऊपर स्प्रे करने का तो 15 लीटर पंप है, वो स्प्रे करते हैं ऊपर, तो कितना ऐड करना पड़ेगा पंप में? चलिए, यानी जो जीवामृत आपने तैयार किया है उसका छिड़काव कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये हमें ध्यान देना है। अरविंद जी यही जानना चाह रहे हैं डॉक्टर सिंह, तो किस तरीके से छिड़काव किया जाए? जैसा कि अरविंद जी ने आपने पूछा कि जीवामृत का लेना है और ये आपने बना के तैयार रखा हुआ है और 15 लीटर के लिए आपने पूछा शायद जी, तो वहां करीब करीब जो है आपको 6 ml उसका लेना है और उसे मिलाना है और उसको घोल बना के छान के उसको आप छिड़काव करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 15 लीटर के लिए, मैं खास करके 15 लीटर के लिए बता रहा हूँ, ये तो इतना ले सकते हैं और इससे आपका जो भी आप चाह रहे हैं उस पर असर मिले, वो दिखेगा भी जी। बहुत ज्यादा करेंगे तो वेस्टेज जाता है जी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग विकल्प हमारे पास यहाँ रहते हैं। जीवामृत की बात की जाए, बीजामृत की हम बात कर रहे हैं, अग्न्यास्त्र की बात की जाए, ब्रह्मास्त्र की बात की जाए, और खासतौर से अगर देखें डॉक्टर सिंह तो जो विकल्प हैं यहाँ शायद काफ़ी हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे तरीके से खेती की जब बात करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ दायरे हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में इस तरह का कोई दायरा नहीं है कि सिर्फ आप यही फसल इस जरिए कर सकते हैं, इस पद्धति से कर सकते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ तो मैं कहूँगी जो एक तरह से जो नेचुरल फार्मिंग है, ये वहाँ सारी चीजें जैसे कीट का नियंत्रण, वो कोई कुछ मित्र कीट भी होते हैं। हम जब कीटनाशक छिड़काव करते हैं हम सोचते भी नहीं कि उसको किस तरह से हम लोगों ने मधुमक्खियों को बिल्कुल खात्मा कर दिया या और भी जो है केचुए बिल्कुल खत्म नष्ट होते जा रहे हैं, हमने रोटावेटर लगा के बिल्कुल उसको काट पीट के खत्म कर दिया। तो यहाँ यही वजह है कि जब उसकी उर्वरता जब कम होने लगी है तब इस पे वापिस हम जाना चाह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती में, और यहाँ जो भी आपके पास संसाधन वहां घर पे उपलब्ध है, अब दूध है, छाछ है, इसका भी आपने सुना होगा, इस लोग स्प्रे करते हैं कंट्रोल करने के लिए। जो भी बायो एजेंट्स हैं ढेर सारे हैं, ट्राइकोडर्मा डॉक्टर जी जब बता रहे थे कि ये इत्यादि हैं, ये सारी चीजें हमें उपयोग में लानी है जी। बिल्कुल, और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं। सुनील जी जुड़े हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर ये पूछना चाह रहा था कि जो नीम ऑयल है कैसे बनाया जाता है, मुझे ऑर्गेनिक खेती करना है। पहला सवाल मेरा डॉक्टर से ये था जी। और सर दूसरा सवाल मेरा ये था जी कि मूंगफली में कौन कौन से खाद डालने पड़ते हैं? चलिए बिल्कुल, पहले डॉक्टर हीरालाल जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब खाद की हम बात करते हैं, उर्वरक की हम बात करते हैं, तो कौन कौन से आवश्यक हैं और कौन कौन सी अवस्था में? जी, मूंगफली फसल में अपना अधिक उत्पादन लेने के लिए और अपने को खाद और उर्वरक है संतुलित मात्रा में डालना चाहिए। अब संतुलित मात्रा में कैसे डालें? सबसे पहले किसान भाई अपने को मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। मिट्टी की जांच करवाने के पश्चात जो मिट्टी की रिपोर्ट आती है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं, उसके आधार पर कितनी मात्रा पर अपने को नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, उसके आधार पर खेत में डालना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो मूंगफली की फसल जिस खेत में लगाते हैं उसमें 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी चाहिए, 50 से 60 किलोग्राम अपने को फास्फोरस डालनी चाहिए। इसके अलावा अपने खेत जब तैयार करते हैं, जो आखिरी बुआई करते हैं, उस आखिरी बुआई के समय अपने को 250 किलोग्राम जिप्सम अपने खेत में डालनी चाहिए, जिससे जिप्सम डालने से मूंगफली की जो पोर्स बनते हैं वो खाली नहीं रहेंगे। जो पॉपिंग बोलते हैं बीमारी, वो पॉपिंग बिल्कुल नहीं होगी और तेल की मात्रा भी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जिप्सम के साथ साथ अपने को संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक डालने चाहिए। जी बिल्कुल, तो इसका ख्याल हमें रखना होगा। और साथ ही जानना चाह रहे थे कि नीम ऑयल को किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं डॉक्टर सिंह? देखिए, नीम जो है इसके बिनोले को जो पकने के बाद जो हम निकालते हैं और इसको फिर सुखाते हैं, उसकी पेराई जिस तरह से कोल्हू में होती है उस तरह से निकालते हैं। इसमें कोशिश ये करें कि अगर जो तेल निकलता है जो बाजार में मिलता है डिब्बा बंद में, तो वो बिल्कुल प्योर होता है। जो आप निकालते हैं अगर खेत पे निकालेंगे वो थोड़ा क्रूड होगा।
तो वहां जैसे 1 लीटर अगर आपने सोल्यूशन बनाना है, घोल बना के स्प्रे करना है, तो 5 ml आप ले सकते हैं उसका, और वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और नहीं, जैसे नीम खली है जो बाजार में उपलब्ध होती है या आपके पास पड़ी हुई है, जैसे नीम की पेराई के बाद जो निकलता है, उसे हम रात भर भिगोते हैं, बिल्कुल लाल सा पानी निकलता है जी। और इसे लेकर जो हम छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो भी कीट या उस पे कैटरपिलर है या और भी चीजें जो बरसात में बढ़ जाती हैं, उनकी मात्रा को बिल्कुल आप कम कर सकेंगे और आपके पौधों को बिल्कुल क्षति नहीं होगा। ये सारी जो नीम से, जो मैं हमेशा किसान से ये कहता हूं कि जो भी नेचुरल फार्मिंग करते हैं, मेड़ पे तो वो नीम ही लगाएं। और इसके कई फायदे हैं। मिट्टी में जो है नेमाटोड्स की प्रॉब्लम, बिल्कुल बिनौले जो गिरते रहते हैं, पत्तियां जो गिरती रहती हैं, उससे वो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। दीमक की समस्या कम से कम होंगी। आप साथ ही साथ जितनी भी मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए जो कहते हैं मल्चिंग के, जो पत्तियां गिरती हैं वो एक लेयर बनाती हैं, इससे क्या होता है मल्चिंग का भी कार्य हो जाता है। और साथ साथ जो इसका जो बिनौला आप जो निकालते हो, उसके जो है आप तेल निकाल लो या खली उसके मिल जाए, उससे पानी निकाल लो, उसका छिड़काव करो, तो कीटनाशक का भी प्रबंधन आप कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से कम लागत में आप अच्छी, ना सिर्फ आपको जो उपज है वो अच्छी मिल जाती है, आमदनी आपको अच्छी मिल पाएगी। आवश्यकता सिर्फ इस जानकारी को जानने की। और साथ ही यहाँ डॉक्टर हीरालाल जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि जब कई बार कीटों का प्रकोप होता है, एक तो सफेद लट के बारे में तो आपने जानकारी दी, क्या कोई और भी ऐसे कीट हैं जिनका प्रकोप हम देख सकते हैं फसल पर? जी, अभी वर्तमान में जो मूंगफली फसल है उसमें अपने हरे रंग का एक कीड़ा दिखाई देता है, जिसे अपने कातरा बोलते हैं, मोयला बोलते हैं। वो कीट भी बहुत पत्तियों का रस चूसता है और रस चूस कर उसके उत्पादन में भारी कमी कर देता है। इसलिए जिन खेतों के अंदर ये हरे रंग का आप किसान भाइयों कीट दिखाई दे, वहाँ अपने डाइमेथोएट नाम से जो दवा आती है 30 cc, उस दवा का 1 ml दवा 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करे और यही स्प्रे 7 दिन के बाद दोबारा दोहराए। अगर इसके अलावा अन्य कोई इंसेक्ट और दिखाई दे, कीड़े हरे रंग के दिखाई दे, उसके लिए अपने इमिडाक्लोरपिड दवा अपने खेत में समान रूप से 1 ml दवा का स्प्रे करे, ताकि इन कीटों के ऊपर नियंत्रण पाया जा सके। इसके अलावा अपने और व्याधि भी, बीमारी भी लगती है, जैसे अपने को रोजेट जो बीमारी है, अभी ये भी दिखाई दे रही किसान भाइयों खेतों के अंदर। रोजेट बीमारी में क्या है कि जो पौधे हैं, पौधे छोटे रूप में बन जाते हैं, गुच्छे हो जाते हैं। अब ये रोजेट बीमारी भी वायरस के कारण से फैलती है। अब जो वायरस है, इस वायरस को फैलाने का काम करता है माहू, जो इंसेक्ट आता है कीट, वो एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम करता है। इसलिए अपने माहू कीट को मारना जरूरी है। अब माहू कीट को मारा कैसे जाए? अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जो नीम ऑयल है, उस नीम ऑयल का भी अपने स्प्रे करके उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी दवा जो डाइमेथोएट दवा है, उसका भी स्प्रे करके 2 ml दवा 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर दे, तो इसके ऊपर भी नियंत्रण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरह का नियंत्रण जो है वो आप कर सकते हैं और उसमें आपकी जो लागत है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अश्विनी शर्मा जी जुड़े हैं कठुआ जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत आपका अश्विनी जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर। जी अश्विनी जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी जी, मेरा सवाल है सर डॉक्टर साहब से। जी, तो जैसे हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जी जी जी, जैसे हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं किसी भी क्रॉप पे, अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें पहले। जी जी जी, किसी भी क्रॉप पे जब हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं जी, तो किसी विशेषज्ञ की सहायता से करते हैं और बड़े एक्यूरेट टाइम पे करते हैं, बड़े उसका रिकमेंडेड डोज के हिसाब से करते हैं, और क्या वो फिर भी जो है ग्रेन में उसका रेजिड्यू जो इम्पैक्ट है वो जाता है? ये मेरा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि वो कहते हैं, साइंटिस्ट सर कहते हैं कि उसको अगर आप सही मात्रा में यूज करते हो तो फिर उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती जी। तो इट मीन कि उसमें कोई रेजिड्यू का इफेक्ट जो है वो रहता है या नहीं रहता है? अश्विनी जी कौन सी फसल आप लेते हैं अगर आप बताना? हाँ जी जी जी, ऐसे राइस में है, अभी बासमती का हमारा जम्मू से काफी जाता है जी। तो जैसे हम बासमती में बड़े देख सोच के या किसी स्ट्रिक्ट सुपरविजन में यूज करें। जी 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 बिल्कुल। देखिए जब हम बात निर्यात की करते हैं या सिर्फ घरेलू बाजार को भी देखें तो कई मानक हमारे जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं, और इसमें मैं चाहूंगा डॉक्टर सिंह आप बताएं कि कितना जरूरी है कि अगर अवशेष अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो किस तरीके से नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ जाता है। देखिए किसान होने के कारण आप ही सबसे पहले उसमें आप देखते हो कि किस तरह से कीट का या कोई भी अगर रोग लगा हुआ है किस स्थिति में अवस्था में है, और दवा जो कि उसका छिड़काव करते हैं, हर एक दवा की एक वेटिंग पीरियड है। अगर छिड़काव के इतने दिन तक उसके अंश दिखाई दिए जाते हैं और ये अगर उत्पाद में आ गए तब ये एक्सपोर्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुछ
जो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर विशेषज्ञ बताते हैं कि ये दवा बिल्कुल बैंड है, उनका उपयोग तो बिल्कुल ही ना के बराबर करना है। और जैसे जैसे फल पकने बढ़वार की ओर बढ़ते जाती है, जब फल दाने पक के तैयार होने को आते हैं, वहां तो उस तरह के जितने ऑर्गेनिक पे जाएंगे उतना बेहतर है, जहां बिल्कुल मैं कहूं तो रेसिड्यू ना के बराबर होगा और आपके उत्पाद बिल्कुल सही ढंग से निकल जाएंगे। लेकिन जरूरत यह है कि जब शुरुआती दौर में, जब हम जिसको कहते हैं कि प्रोफाइलैक्टिक स्प्रे, जो किसी भी अब बासमती हो या किसी चावल के भी उत्पादन में करते हैं, गंदी बग है या और भी रोग आते हैं, तो ये शुरुआती दौर पे एक हम करते हैं जो सही मात्रा में करना है, बिल्कुल सही मात्रा। ये नहीं है कि एक बार किया फिर उसको 5 बार रिपीट कर दिए या मात्रा कुछ ज्यादा ही डाल दिया, तो उसकी रेसिड्यू में धीरे धीरे ज्यादा वो मात्रा जुड़ता जाएगा और अंत में जब हार्वेस्टिंग पे जाएंगे और दाने की जांच करवाएंगे तो वहां रेसिड्यू उसका अंश दिखेगा ही। तो ये कोशिश करिए कि जितना मात्रा शुरुआत और स्टेज, ये मैंने कहा कि शुरुआती दौर में करना है, बाद के समय पे आप जितनी ऑर्गेनिक इनपुट्स पे जाएंगे, नीम हो या और भी चीजें हैं, उन पे जाएंगे तो वो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो मानक हैं उनका ख्याल हमें रखना पड़ता है। जब निर्यात की स्थिति को हम देखते हैं या आप घरेलू बाजार में भी उसे पहुंचा रहे हैं, तो आवश्यकता यही कि जो आखिरी की अवस्था है वहां पर आप किसी भी तरह के रसायन का छिड़काव ना करें, जिससे ना सिर्फ आपको बेहतर भाव मिल सके बल्कि जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी वो फायदेमंद साबित हो सके। आगे भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे हमारे आज जो विषय हैं उनके बारे में। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल कुछ और दर्शक हैं जो फोनलाइन पर बने हुए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। नितिन कोहली जी हमारे साथ जुड़े हैं जलगांव महाराष्ट्र से। नितिन जी स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्ते जी, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, कपास बोता हूँ मैं जी। अभी मैंने गोकुलामृतम और डिकम्पोजर का छिड़काव किया है 3 बार जी, और 1 बार रामबाण का भी छिड़काव किया है बेटा जी। और अभी अमावस्या के दिन जो पतंग रहते हैं, कीटक रहते हैं, अंडे डालेंगे वहां पे, तो उस अंडे से जब ईल निकलेगी तो उसका कंट्रोल सबसे अच्छा कैसा रहेगा, इसके मुझे जानकारी मार्गदर्शन कीजिएगा, विनती आपको। आप जानना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से अगर कपास की खेती हम कर रहे हैं तो किस तरीके से अच्छी उपज ले सकते हैं? यस।
चलिए जी, डॉक्टर सिंह क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे? देखिए, अगर आपने प्राकृतिक ढंग से कपास की खेती करनी है, जो नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जो सर्टिफाइड फार्म्स हैं, उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि फार्म आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए सर्टिफाइड और नेचुरल फार्मिंग के लिए। उसके बाद मैंने बताया कि आपके इर्द गिर्द जितने भी खेत हैं, आपकी मेड़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि बगल वाले खेत की पानी आपके खेत में ना आए। तीसरी बात मैंने बताई, मेड़ पे पूर्व और पश्चिम की दिशा में जो है नीम जरूर प्लांटेड रहनी चाहिए, क्योंकि नीम का सबसे ज्यादा उपयोग आपको उस खेत पे लाना है जी। और उसमें जो भी आप लगाएं, जैसे औद्यानिक फसलें हैं, फल है, सब्जी है इत्यादि लगाएं, सारी मैंने कहा कि वो देसी होनी चाहिए, देसी किस्में ही लगाई जाती हैं और उन्हें कोई लगाना है। चौथा मैंने बताया कि गौवंश के जो भी अंश हैं, मतलब जैसे गोबर है, उसके गौमूत्र हैं इत्यादि, उसका उपयोग लाना है, जिससे कि आपको केचुओं की मात्रा को बढ़ाना है जी। और जो भी नीम की पत्तियां इत्यादि गिरती हैं वो मल्च के रूप में काम करती है, कि जिससे कि जो भी उसमें मॉइस्चर है, जो सिंचाई चाहिए होती है, तो वो आप कर सकें। और उसके बिनोले जो मैंने पहले भी बताया था, उसका उपयोग करके जो कॉटन, जो पिंक बोलवॉर्म है इत्यादि का, कहीं मल्टीपल स्प्रे करना है आपको, तो उससे जो तेल निकलता है, जो ऑन फार्म पे तैयार किया गया है, उसे लेकर उसे छिड़काव करें, जिससे कि उसकी जो नियंत्रण आप कर सकें, जिससे कि वो जो बॉल बनता है उसको डैमेज ना करे। तो इस तरह से आप सारी जो पद्धतियां हैं उसमें जब कर सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताया है कि मिट्टी को ज्यादा छेड़ना नहीं है, उसकी जुताई, गहरी जुताई बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें ध्यान रखना है कि बस बिजाई तक हल्की सी करें, जिससे कि वो समय पे जाए और उग जाए बढ़िया से और आपकी एक डेंसिटी मिल जाए। और साथ साथ ये सारी जो मैंने बताई कि औद्यानिक फसलें भी साथ साथ होनी चाहिए, मिलवा, उसमें कुछ पेड़ है, परमानेंट ट्रीज जरूर होने चाहिए। उसमें कहा गया है नेचुरल फार्मिंग में कि अगर पेरिनियल प्लांट्स हैं तो उसके जड़ों पे काफी सूक्ष्म जीव हैं या केचुए हैं, वो लगे रहते हैं, उसके साथ साथ जो मिट्टी में ये तब्दीली लाते रहते हैं और उसकी उर्वरता बनाए रखते हैं। तो ये सारी चीजें आपने करनी होगी। देखिए, इन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। और साथ ही यहाँ डॉक्टर हीरालाल जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जो कि कई जगह हमने देखा जो बारिश है वो ज़्यादा भी रही है तो कुछ जगह कम भी रही है, ऐसे में मूंगफली की खेती जो किसान करते हैं तो सिंचाई व्यवस्था वो कैसे रखें? जी किसान भाइयों, जो सिंचाई व्यवस्था है ये भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसमें अपने को करना क्या है कि खेत जहां मूंगफली लगानी है उस खेत में मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है। आज देख रहे हैं आज के समय में इनएडिक्वेट बारिश हो रही है, असमान बारिश हो रही है। जब बारिश की ज़रूरत है तब हो नहीं रही, हो रही तो वो ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसलिए अपने को जो मूंगफली के अंदर जो पैक्स बनते हैं, पैक्स बनते समय बारिश की या पानी की बहुत आवश्यकता होती है। अगर बारिश हो गई तो पानी की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बारिश अति आवश्यक है। जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पैक्स के लिए एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अंदर अपने को जब भी फूल आते समय अपने को एक सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे अपने जो भूमि के अंदर जो पैक्स बनते हैं वो बहुत, जिनको सुइयां बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या बनेगी और उत्पादन में अधिकता होगी और लागत में कमी आएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से कम लागत में अधिक मुनाफा जो है वो आपको मिल सकता है और यही आपको मिलता है प्राकृतिक खेती के जरिए भी। डॉक्टर सिंह, जानना चाहेंगे अगर जो किसान रजिस्ट्रेशन इसके लिए कराना चाहते हैं, जो प्रमाणीकरण की हम बात कर रहे थे वो जानकारी अधूरी रह गई थी, कैसे हमारे जो किसान इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? देखिए, इसमें मैंने बताया कि एडा जो है ये एक संस्था है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी उत्पाद ऑर्गेनिक हो रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग के द्वारा हो रही हैं, ये सारे फार्म रजिस्टर्ड हों। रजिस्टर्ड मतलब मैं वहां पे अब जब एक बार किसान आवेदन दे देता है तो उसके बाद जो उसकी जो प्रोटोकॉल है वो सारी उसे अपनानी पड़ती है। जो एग्जॉस्टिव क्रॉप है, जो वेटिंग पीरियड 3 साल का होता है, जिसमें बिल्कुल खेत को एग्जॉस्ट करता है, जिसमें भी जो भी रसायन अंश हैं उसे निकालता है बाहर। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऑर्गेनिक, जो मैंने बताया कि जो ऑन फार्म जो कंपोस्टिंग और इत्यादि जो क्रॉप के रेजिड्यूज होते हैं उनको सड़ा के खाद जो चाह होता है उनसे डालने के बाद जाके तीसरे साल में वो शुरू कर पाता है। और ये करके तब जाके जो उसके अधिकारी होते हैं उसको सर्टिफाइड फार्म घोषित करते हैं। और उसमें जो उत्पाद, चाहे सब्जियां हो या फल हो, अगर वो उत्पाद होते हैं तो वो उसे जब मार्केट में बेचते हैं तो उस पर एक लेबल रहता है और वो ही उसे ज्यादा पैसा देगा। नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि सारे लोग सामान्य खेती करेंगे और उसे ऑर्गेनिक के नाम पे बेचेंगे। ऐसा प्राय हो रहा है, लेकिन उससे बचना है। अगर आप अगर मंडी पे जा रहे हैं तो वो अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है तो वो आपको ज्यादा पैसा भी देगा। जी, तो देखिए इसका ख्याल आपको रखना होगा। और आखिर में यहाँ डॉक्टर हीरालाल जी आपसे भी जानना चाहेंगे कम शब्दों में कि और किस तरह की सावधानी हमारे किसानों को रखनी चाहिए जो मूंगफली की खेती करते हैं?
जी किसान भाइयों, मूंगफली के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपने को सही समय पर उसकी बुआई करना आवश्यक होता है। अगर आपने अगेती बुआई कर दी या पिछेती बुआई करी, लेट सोविंग करी, तो मूंगफली की फसल में बहुत ज़्यादा रोग लगने की संभावना रहती है। इसलिए अपने सही समय पर बुआई करें, सही बीज का चुनाव करें, सही संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करें और सही समय पर उसके इरिगेशन मतलब सिंचाई का प्रयोग करें। जितनी आवश्यकता हो पानी की उतनी ही दे। खेत के अंदर जल प्रावरण की समस्या न होने दे। इन सभी और कीट व्याधि भी न होने दे। इसी प्रकार से समेकित प्रबंधन करेंगे खेत के अंदर, तब जाके अपने मूंगफली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। जी, तो देखिए इन बातों का ख्याल रखिए। अच्छा उत्पादन जो है वो आपको मिल सकता है, साथ ही कम लागत में अधिक मुनाफा आप ले सकते हैं प्राकृतिक खेती के जरिए। और इन दोनों विषय पर हमारे आज जो दोनों विशेषज्ञ रहे, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने कैसे आप बेहतर ढंग से ना सिर्फ प्राकृतिक खेती कर सकते हैं बल्कि मूंगफली खेती करके अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। कल खासतौर से आपको जानकारी दी जाएगी बाजरे की खेती के बारे में और बात करेंगे रेशम उद्योग से किस तरह का फायदा आपको मिल सकता है। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, आप सभी को डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर याद होगा। याद नहीं है तो ये नंबर नोट कर सकते हैं, 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी अपना सवाल दर्ज आप करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इस QR कोड को स्कैन करके। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।